हेलो गाइस, मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। पिछली क्लास में हमने इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर किया है। तो पहला चैप्टर का कुछ भाग हमने किया था, उसमें हम एक टॉपिक पे थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि क्षेत्र, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का कृषि क्षेत्र कैसा था। तो उसका पाँचों पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा है, पाँचों पॉइंट है, छोटी एवं खंडित जोतें। मतलब कि जो उस समय किसानों के पास जो ज़मीन हुआ करती थी वो छोटी और खंडित जोतों में बटी हुई थी। यानी कि किसान कभी भी एक ज़मींदार की ज़मीन पर कार्य नहीं किया करते थे, वो अलग अलग ज़मींदारों से ज़मीन लेकर उन पर बिखरी खेती किया करते थे ताकि उन्हें अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। इसके बाद है छठा टॉपिक, ब्रिटिश सरकार में भू स्वराज प्रणाली। तो ब्रिटिश सरकार में भू स्वराज प्रणाली का मतलब यहाँ पे क्या है। भू स्वराज प्रणाली का मतलब यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को सारी ज़मीन सौंप दी थी। एक तरीके से किसानों की सारी ज़मीन जमींदारों को सौंप दी गई थी। तो ब्रिटिश राज में जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी स्वीकार कर दिया गया था और इस स्थायी स्वामित्व के लिए जमींदारों को अंग्रेज़ी सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार को कुछ राशि अदा करनी पड़ती थी, जो कि एक निश्चित राशि थी। और ज़मींदारों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वो खेत को जोतने वाले यानी कि किसानों से जितनी चाहे उतनी राशि वसूल सकते हैं। भू स्वराज प्रणाली का प्रभाव कृषि तथा किसानों के लिए गंभीर रूप से घातक रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भू स्वराज प्रणाली थी, इसके तहत किसानों की ज़मीन छीन गई थी और उन्हें मजबूरन ज़्यादा से ज़्यादा लगान पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करना पड़ता था। अब इस प्रथा के तहत जो जमींदार थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कृषक यानी कि किसानों के ऊपर असीमित शोषण करना आरंभ कर दिया। यानी कि वो बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण करने लगे। शोषण करने का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, कि वो खेती बाड़ी के लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते, जैसे कि नलकूप गड़वाना या सिंचाई का संसाधन देना या नहरें खुदवाना या उन्नत बीज देना या मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना या फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना। ऐसा कोई कार्य ज़मींदार नहीं किया करते थे, बल्कि जो किसान खेती बाड़ी करते थे उस पर अपना अधिकांश कब्जा कर लेना ये उनका खासा काम था। तो इसके तहत ज़मींदार किसानों का अधिक शोषण करने लगे। दूसरा, जमींदार थे वो अपनी भू स्वराज की दरें तेज़ी से बढ़ाने लगे और तेज़ी से बढ़ाने के कारण जो किसान थे वो कई बार उस भूमि से बेदखल किए गए। यहाँ पे कर तेज़ी से बढ़ाने का मतलब है कि जो लगान है उस लगान की मात्रा बढ़ाना। मान लो कि अभी 25% ले रहे हैं, फिर आपने 25 के बाद हमने 45 कर दिया, फिर आपने 75 कर दिया, इस तरीके से बढ़ाना। तो आपका जो कर दर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, इसलिए किसान कई बार भूमि से बेदखल हो जाते थे क्योंकि वो कर अदा नहीं कर पाते थे, तो उनसे वो भूमि छीन ली जाती थी। अब किसानों का जो दर्जा था वो भूमिहीन का हो गया था। यानी कि भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास ज़मीन ना हो। और भूमिहीन श्रमिक जो थे वो जीवन निर्वाह करने के लिए बड़ी ही मुश्किल से अपना फसल या फिर पैदावार उत्पन्न कर पाते थे और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निर्धन व्यक्ति बनने लगे। किसानों के पिछड़ेपन का क्या कारण था। तो किसानों के पिछड़ेपन का कारण ये था कि उनके पास भूमि को सुधारने के लिए या पैदावार को अच्छी करने के लिए कोई भी नई तकनीक या संसाधन उपलब्ध नहीं थे और इसमें उनकी रुचि भी धीरे धीरे कम होती चली जाती। क्यों? क्योंकि उन पर लगान ज़्यादा हो रहा था और पैदावार का अधिकांश हिस्सा ज़मींदार उठा ले जाता था। तो इसलिए उनकी रुचि भी, यानी कि इसको सुधारने की, पैदावार बढ़ाने की जो रुचि थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, ना के बराबर होने लगी। और जो ज़मींदार थे वो ज़मींदार अपनी जीवन शैली को अच्छी करने के लिए, यानी कि अपनी जीवन शैली को बेहतर करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया करते थे, न कि कृषि को सुधारने के लिए। इसलिए जो किसान था, किसान का पिछड़ापन का कारण यही है कि किसान जो उस समय पिछड़ रहा था उसका रीज़न यही है। कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। अब कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण हमारा सातवां पॉइंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कृषि या जो किसान हैं इनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए स्वयं उपभोग की खेती की बजाय अब बाजार के लिए खेती करनी पड़ती थी। बाजार की खेती का मतलब हो गया जैसे वो परंपरागत निर्वाह खेती, जैसे फसलों में आता है चावल, गेहूँ, यानी कि अपना निर्वाह करने के लिए वो क्या क्या उत्पादन करते थे, दाल, चावल, गेहूँ, इन चीज़ों का उत्पादन क्या करते थे। तो अब इनके स्थान पर उन्हें व्यापारिक खेती करनी पड़ गई। व्यापारिक खेती क्या होती है? व्यापारिक खेती वे खेती होती हैं जो
हमें व्यापार में उन्नति देती हैं, जैसे कि विशेषकर नील की खेती। तो ब्रिटिश सरकार ने विशेषकर उनसे नील की खेती करवाई। नील की खेती क्यों करवाई? क्योंकि ब्रिटेन में कपड़ा उद्योगों को कपड़ा रंगने के लिए नील की अधिक से अधिक आवश्यकता थी। तो इसलिए जो ब्रिटिश सरकार है उसने जीवन निर्वाह के फसलों को ना उगाने की बजाय उसकी जगह नील की खेती करवाना शुरू करवा दिया। ठीक है, अब उनसे नील की खेती करवाने के लिए उन्हें धन भी देने लगे, यानी कि अग्रिम धन। अग्रिम धन का मतलब होता है कि पहले से कुछ पैसा दे देना कि आप ये खेती बाड़ी करो, इसके लिए हम आपको कुछ पैसा दे रहे हैं, वो भी ब्याज पर, ऋण पर। ठीक है, तो उन्हें ऋण देने लगे, ऋण देने लगे, ऋण के रूप में राशि देने लगे। और इसके लिए उन्हें आकर्षित किया गया कि आप आके लो, और जो नहीं ले रहा उसको विवश किया गया कि आप ये पैसा लेके नील की खेती करो। और इस कारण की वजह से उन्हें बाज़ार की अनिश्चितताओं का भी सामना करना पड़ा। किसानों को बाज़ार की अनिश्चितताओं का भी सामना करना पड़ा। अब ये अनिश्चितताएं क्या होती हैं? अब यहाँ देखो, अगले टॉपिक में आपको मालूम पड़ेगा। जबकि पहले वे स्वयं परिवार का उपभोग हेतु अनाज उगा लेते थे, यानी कि जो किसान थे वो अपने परिवार के उपभोग के लिए अनाज उगा लेते थे। इतना वो काम कर देते थे कि अपने परिवार का उपभोग कर सकें, यानी कि अपने परिवार का लालन पोषण कर सकें। ठीक है, इतना वो उत्पादन कर लेते थे। लेकिन अब जब उन्हें नील की खेती करनी पड़ गई तो इस समय उन्हें बाज़ार से वो उपभोगी वस्तुएं खरीदनी पड़ी, यानी कि गेहूँ चावल वगैरह उन्हें बाज़ार से ख़रीदना पड़ गया। और जब वो बाज़ार से ख़रीदते थे तो उसके लिए उन्हें नकदी की आवश्यकता पड़ती थी, और नकदी उनके पास होती नहीं थी क्योंकि वो निरंतर ऋणग्रस्त रहते थे। ऋणग्रस्त का मतलब होता है कि कर्जदार बने रहना, यानी कि वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, साहूकारों के, ज़मींदारों के कर्ज में डूबे रहते थे। तो इससे उनके पास नकदी कभी कभी हुआ करती थी, और ज़्यादातर वो लोग ऋणग्रस्त ही रहते थे। तो इस कारण गतिहीनता पाई गई, यानी कि कृषि के अंदर क्या पाई गई? गतिहीनता। उनका शोषण बहुत ज़्यादा किया गया, इसलिए उनके अंदर गतिहीनता पाई गई। संक्षेप में यहाँ पे एक बात कही जा रही है, कह रहे संक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि पिछड़ी हुई तथा गतिहीन क्यों थी? इसका रीज़न क्या था? तो देखो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं। 4 पॉइंट अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप इसके अंदर आप बना के लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है, या फिर आपको जितना भी अभी तक समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग आप बातें लिख सकते हैं। लेकिन ये 4 पॉइंट मेन रहेंगे, ये हेडिंग होती है मेन। अगर आप इनको लिखते हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि आपने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो आप जब भी एग्ज़ाम में लिखें तो ये हेडिंग ज़रूर लिखें। हेडिंग लिखने के बाद इसके अंदर आप इससे रिलेटेड कुछ भी बातें बता सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट याद रखा है कि निम्न उत्पादन एवं निम्न उत्पादकता, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। तो ये रीज़न क्या था? क्योंकि हमारे पास सिंचाई के संसाधन नहीं थे, उन्नत बीज नहीं थे, तकनीक नहीं थी, इसलिए हमारे पास उत्पादन भी निम्न होता था और उत्पादकता भी हमारी निम्न थी, कम थी। अनिश्चितता की अधिक मात्रा का मतलब वही है कि भारी वर्षा पर निर्भर रहना, क्योंकि सिंचाई के संसाधन थे नहीं। अगर वर्षा अच्छी होगी तो ही आपको क्या मिलेगा? फसल अच्छी मिलेगी। तीसरा पॉइंट है निर्वाह खेती का प्रभुत्व। उस समय निर्वाह खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि जो लोग थे, यानी कि जो कृषक थे, वो सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए खेती बाड़ी हो जाए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो व्यापारिक खेती के बारे में जानते नहीं थे, और जब उन्हें व्यापारिक खेती बताई गई तो उस समय जीवन निर्वाह करने के लिए कोई भी फसल उनसे उगवाई नहीं जाती थी, तो उन्हें बाज़ार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ जाता था। ठीक है, चौथा पॉइंट है छोटी एवं खंडित जोतें। छोटी एवं खंडित जोतों का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसान लोग जो थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए कभी भी एक ज़मीन पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, वो हमेशा कई ज़मीनों पर, यानी कि दो चार ज़मींदारों की ज़मीन लेकर और उनसे अलग अलग भूमि पर खेतीबाड़ी किया करते थे। कृषि की गतिहीनता एवं निम्न तत्वों के रूप में वर्णित की गई है। जो कृषि की गतिहीनता है वो गतिहीनता हुई क्यों, यानी कि कृषि पिछड़ी क्यों? तो इसका क्या रीज़न था? तो इसका रीज़न ये है, भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले के बीच खाई, यानी कि जो भूमि के स्वामी थे, भूमि के स्वामी कौन? जमींदार, और उसे जोतने वाले कौन? किसान। तो इनके बीच में एक चौड़ी खाई थी। ऐसा चौड़ी खाई क्यों थी? चौड़ी खाई का मतलब होता है इनके बीच में कभी कोई तालमेल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जो जमींदार थे वो हमेशा उस पैदावार से जो आय प्राप्त होती थी उससे अपने विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग किया करते थे, ना कि खेती बाड़ी के लिए कोई पैसा वो लगाते थे। और जो किसान थे, किसान पूरी फसल उगाने के बाद भी उसे फसल का कुछ ही हिस्सा प्राप्त होता था, जिसमें उसे अपना जीवन निर्वाह भी करना होता था और आने वाली फसल के लिए बीज भी बना कर रखने पड़ते थे। तो इसलिए जमींदारों और किसानों के बीच में एक चौड़ी खाई की तालमेल नहीं रहता था। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश राज में भू स्वराज प्रणाली। जब ब्रिटिश राज में किसानों की ज़मीन छीन कर जमींदारों को दे दी गई तो इससे भी किसानों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो गया, जिससे वे खेती बाड़ी के लिए एक तरीके से ना कि खेती बाड़ी के लिए उनका मन
उतर गया, यानी कि खेती बाड़ी के लिए उनका खेती बाड़ी पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था। वो सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए खेती बाड़ी करना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है कृषि का बाधिकरी व्यापारीकरण। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि जो कृषि है, अब आप पहले क्या करते थे, पहले हम जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते थे, लेकिन अब जीवन निर्वाह करने के लिए भी हमें खेती करने से मजबूर कर दिया गया। हमें बोला गया कि आप जीवन निर्वाह के लिए खेती नहीं करोगे, इसकी बजाय आप नील की खेती, सागौन के पेड़ या फिर इस तरीके की खेती बाड़ी करोगे जिससे व्यापारिक खेती हो सके या जिससे ब्रिटिश सरकार को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो भारतीय कृषि थी वो गतिहीन हो गई, पिछड़ने लग गई। ये जो ग्रीन बॉक्स में आपको टॉपिक दे रखा है, आपसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको सारा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीछे का टॉपिक अब मैंने आपको जो समझाया है, अगर आपको बातें बिल्कुल सही से समझ में आ रही हैं तो इनमें जो भी लिखा हुआ है उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसे आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। सो गाइज़, अब हमारा चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक हमारे पास है स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र। जो स्वतंत्रता के समय हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, तो व्यवस्थित ढंग से औद्योगिक क्षेत्र का पतन हो चुका था, यानी कि जो औद्योगिकरण था उनका पतन का मतलब होता है नष्ट हो जाना या ख़त्म हो जाना एक तरीके से। ठीक है, तो जो ब्रिटिश शासन काल के तहत हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र था वो ख़त्म कैसे हुआ, तो इसके दो बातें यहाँ बता रखी हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार की विभेद मूलक नीतियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है वो अपनी विभेद मूलक नीति जो थी, विभेद मूलक नीति का मतलब होता है कि अपनी वस्तुओं की कीमत को कम कर देना और भारत के द्वारा जो वस्तुएं बनी हुई हैं, जो भारत के जो हस्तशिल्पकार हैं उन्होंने जो वस्तु बनाई है उन पर कर लगाकर उनकी वस्तुओं की कीमत बढ़ा देना। जब उन पर कर लग जाएगा तो उनकी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण कि उनकी मांग मार्केट में कम हो जाती है। और जो ब्रिटिश सरकार है वो मशीनों से वस्तुएं बना के लाती थी, तो उसमें फिनिशिंग अच्छी होती थी और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और समय और लागत भी कम लगती थी। और इस वजह से उनका मूल्य भी कम होता था, क्योंकि उस पर यहाँ से जो कच्चा माल गया उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, इसलिए उनकी लागत क्या होती थी, बहुत कम। लागत कम होने के कारण उनकी कीमत भी कम होती थी, तो सस्ते में बढ़िया माल मिलता था उस ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार की वस्तुएं जो थी वो लोकप्रिय होने लगी, और जो भारत के हस्तशिल्पकार थे इनकी वस्तुएं महंगी होने के कारण इनकी लोकप्रियता समाप्त होने लगी, जिसके कारण इनका पतन हो गया, यानी कि ये उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। दूसरा पॉइंट है निवेश के अवसरों के अभाव के कारण आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास। अब जो भारतीय उद्योग थे, जो भारतीय हस्तशिल्पकार थे, इनके पास अधिक निवेश करने के लिए पैसा नहीं था, यानी कि अधिक निवेश करने के लिए कोई इनके पास आय नहीं थी, पूंजी नहीं थी। और निवेश करेंगे किस पे, निवेश करने का मतलब हो गया नई परिसंपत्ति, जैसे कि नई मशीनें लेकर आना जिससे वो आधुनिक तरीक़ों से वस्तुओं का निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार का उद्योग स्थापित करने के लिए इनके पास कोई भी पूंजी नहीं थी। तो इस कारण भी क्या हो गया, इनका निराशाजनक विकास हुआ, यानी कि इनके उद्योगों का निराशाजनक विकास का मतलब हो गया जो हम नहीं चाहते थे उस प्रकार का विकास, यानी कि आधुनिक उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हस्तशिल्प का पतन, यानी कि हस्तशिल्प का पतन हुआ कैसे। अब हस्तशिल्प होते कौन है, हस्तशिल्प का मतलब वो होता है ऐसे व्यक्ति जो अपने हाथों की कलाकारी द्वारा, यानी कि अपने हाथों की कलाओं द्वारा अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि वो अपने हाथों से बनाते थे, ना कि मशीनों से। उन्हें बोला जाता है हस्तशिल्पकार। जो भारतीय हस्तशिल्पकार थे इनका पतन कैसे हुआ, तो इनका पतन होने का क्या रीज़न है, हाँ, तो हम थे जो भारत के हस्तशिल्पकार थे इनका पतन कैसे हुआ, तो इनका पतन होने का क्या रीज़न था। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश शासन काल से पहले भारतीय हस्तशिल्पकार का जो उद्योग था ये अपने उत्कृष्ट और गुणवत्ता वाले वस्तुओं के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे, यानी कि इनकी जो वस्तुएं थी वो इतनी अनोखी हुआ करती थी कि उसकी बात ही नहीं रही थी, यानी कि वो बहुत ही अनोखी वस्तुएं बनाया करते थे अपने हाथों से। तो ये पूरे भारत यानी कि पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध थे, भारत के जो हस्तशिल्पकार थे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। परंतु ब्रिटिश शासन के कारण, यानी कि ब्रिटिश शासन के आते ही इन उद्योगों का पतन हो गया। इनका पतन इसलिए हो गया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने विभेदक मूलक नीति अपना ली थी। विभेदक मूलक नीति का मतलब यही होता है कि अपनी वस्तुओं की कीमत को कम करके और जो हस्तशिल्पकार थे उनकी वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देना। जब ये अपनी वस्तु की कीमत को कम कर दिया करते थे तो उनकी वस्तु
सेम वही वस्तु होती थी, लेकिन इनकी वस्तुओं की कीमत कम होती थी और हमारी वस्तुओं की कीमत अधिक होती थी, क्योंकि हम हाथों से बनाते थे तो हाथों में श्रम बल ज़्यादा लगता है। और जब जो चीज़ें मशीनों से बन कर आती थी उसमें श्रम बल कम लगता है और उनमें समय भी कम लगता है, तो इसलिए उनकी वस्तुओं की कीमत कम हुआ करती थी और हमारी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी। और टैक्स लगने के कारण वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी, इसलिए हमारी वस्तुओं को कोई भी ख़रीदना नहीं चाहता था उस समय, क्योंकि कीमत अधिक होती थी और फिनिशिंग की मात्रा कम पाई जाती थी अंग्रेजी वस्तुओं के मुकाबले। तो इसलिए हमारे उद्योगों का धीरे धीरे पतन होने लगे, लेकिन हमारे हस्तशिल्पकार धीरे धीरे समाप्त होने लग गए। अब समाप्त होने का कारण क्या क्या है, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ कारण बता रखे हैं, उस कारण को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला कारण हमारे पास दे रखा है राज्य की विभेदक राज्य की विभेद मूलक नीति, प्रशुल्क नीति। ठीक है, तो राज्य की विभेद मूलक प्रशुल्क नीति का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी। ब्रिटिश सरकार औद्योगिक क्रांति के समय अपनी वस्तुओं की कीमत को निरंतर घटाती चली जाती थी, क्योंकि कच्चे माल के ऊपर जो कच्चा माल यहाँ से लेके जाती थी उस पर कोई टैक्स या कर तो अदा करती नहीं थी, तो इसलिए उन्हें कच्चा माल जो था वो काफ़ी कम कीमत में प्राप्त हो जाता था। और ब्रिटेन से जब वो बनी हुई वस्तुएं लेकर आते थे तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाते थे, तो इस कारण से टैक्स अगर लगता भी तो बहुत कम मात्रा में, तो इस कारण की वजह से उनकी वस्तुएं बहुत ज़्यादा सस्ती हुआ करती थी भारतीय उद्योगों की तुलना में। तो इस कारण से उनकी वस्तुएं हमारे भारत में ज़्यादा लोकप्रिय होने लग गई और अन्य देशों में उनकी वस्तुएं क्या हो गई, ज़्यादा लोकप्रिय होने लगी और हमारी वस्तुओं का धीरे धीरे बहिष्कार होने लग गया और हमारे जो उद्योग थे, जो हमारे हस्तशिल्पकार थे, उनका धीरे धीरे पतन होने लगे, कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लग गए। पतन होने का मतलब समाप्त होना होता है। जैसे कि 2 पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख रहे हैं कि इसमें क्या रखा है कि बिना बिना निर्यात शुल्क के भारत से कच्चे माल का निर्यात किया गया था। यानी कि कह रहा है कि बिना निर्यात शुल्क दिए यहाँ से कच्चा माल क्या 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 करते थे, ब्रिटिश सरकार ले जाया किया करते थे। तो बिना निर्यात शुल्क दिए वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, इसलिए उनको वो वस्तुएं सस्ती पड़ती थी। अब बिना आयात शुल्क के ब्रिटिश उद्योग उत्पादन का भारत में आयात किया करता था। अब जो ब्रिटेन से वस्तुएं बनकर आती थी उन वस्तुओं पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगता था। तो ब्रिटिश सरकार जो वस्तु बना लाती थी उस पर कोई आयात शुल्क ना लगने के कारण वो वस्तुएं और सस्ती हो जाती थी। इसलिए इनका जो बाज़ार था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और जो हस्तशिल्पकारों का जो बाज़ार था वो धीरे धीरे गिरने लगा, यानी कि कम होने लगा। तो इस प्रकार उनका पतन हो गया। अब ब्रिटिश राज से पहले जब राज दरबार हुआ करते थे तो राज दरबारों का लोप होने का मतलब हो गया कि ब्रिटिश शासन काल में राज दरबार खत्म हो चुके थे, यानी कि राजा महाराजाओं का जो जीवन काल था वो एक तरीके से समाप्त हो रहा था। तो राज दरबारों का लोप होना, तो पहले के टाइम पे जो नवाब हुआ करते थे, नवाब, राजा, शहंशाह, सम्राट, ये सब लोग हस्तशिल्पकारों को बहुत ज़्यादा क्या नाम है, एक तरीके से बढ़ावा दिया करते थे। इनको हस्तशिल्पकारों को हस्तशिल्पकारों की वस्तुओं को बहुत ज़्यादा ये प्रभुत्व दिया करते थे, यानी कि इनकी वस्तुओं को ज़्यादातर खरीदा करते थे और अच्छी और उच्च कीमत दिया करते थे। तो जिस वजह से जो हमारे हस्तशिल्पकार थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे अन्य देशों में। ठीक है, पूरे विश्व में हमारे हस्तशिल्पकार इस प्रकार प्रसिद्ध हुए। लेकिन ब्रिटिश शासन के आरंभ में धीरे धीरे ये जो राज दरबार थे तो इनका लोप होने लगा, यानी कि धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो इस कारण से अब इनकी वस्तुओं को खरीदने वाले जो राज दरबार थे वो समाप्त हो गए। जब राज दरबार समाप्त हो गए तो हस्तशिल्पकार जो थे इनकी वस्तुएं अब कोई खरीदता नहीं था, तो इसलिए इनका धीरे धीरे क्या हो गया, पतन होने लग गया। क्योंकि इनकी वस्तुओं की कीमत जो थी वो अच्छी कीमत सिर्फ राज दरबार या नवाब या राजा या शहंशाही वगैरह ही लोग दिया करते थे। मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता, तीसरा पॉइंट है मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता। अब जो हमारे हस्तशिल्पकार थे वो हमारे हस्तशिल्पकार मशीनों द्वारा निर्मित प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं सके, यानी कि इसकी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ब्रिटिश सरकार मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया करती थी जिसमें समय और लागत कम होती थी। समय और लागत कम लगने के कारण वो वस्तुएं ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी और उनमें मशीनों से बनने के कारण उसमें उसकी गुणवत्ता और उनकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। जिसके आगे जो हमारे हस्तशिल्पकार थे इनकी वस्तुएं एक तरीके से गुणवत्ता के तौर पे तो अच्छी थी, लेकिन इनमें समय ज़्यादा लगता था और इनमें श्रम बल ज़्यादा लगता था और इनकी लागत ज़्यादा हो जाती थी। तो जिस वजह से वो मशीनों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाए। हमारे हस्तशिल्पकार जो थे वो मशीनों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाए।
इस वजह से इनके व्यवसाय धीरे धीरे बंद होने लग गए और ये करने पर विवश भी हो गए एक तरीके से। मांग का नया स्वरूप। जो भारत के लोग थे, भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के भांति ही अपना रहन सहन करने लगे। यानी कि ब्रिटिश सरकार जिस प्रकार अपना रहन सहन रखती थी उसी प्रकार से भारत के जो बड़े बड़े लोग थे वो अपना रहन सहन करने लगे। तो जिसके कारण वे ब्रिटिश सरकार की जीवन शैली जीने के लिए उनकी वस्तुओं का चयन करने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार का जो व्यापार था वो बढ़ने लगा और जो हस्तशिल्पकार थे इनकी वस्तुओं का एक तरीके से निराशाजनक बिक्री होने लगी। तो जिस कारण हस्तशिल्पकारों का धीरे धीरे पतन होने लग गया, इनके उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लग गए। भारत में रेल का आगमन। अगला टॉपिक हमारा भारत में रेल का आगमन। भारत में रेलवे प्रणाली आरंभ होने के कारण क्या हुआ कि निम्न लागत होने लगी। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी लागतें कम होने लगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो रेलवे का आगमन किया था वो इसलिए किया था ताकि यहाँ से कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सके और वहाँ से बना हुआ माल आसानी से लाया जा सके। तो इस कारण क्या हो गया कि इनका कच्चा माल बड़ी ही सफलता से और तेज़ी से ब्रिटेन पहुँचने लगा और वहाँ से बना हुआ माल आसानी से आने लगा। तो ब्रिटिश सरकार अपना कच्चा माल लाने और ले जाने के लिए रेल का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी लागत और भी कम होने लगी। क्योंकि समय कम हो गया तो लागत और कम होने लगी, जिससे उनका व्यापार और बढ़ने लगा और भारत का जो व्यापार था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग गया। तो भारत के हस्तशिल्पकारों का व्यापार सिकुड़ने के कारण इनके जो हस्तशिल्पकार थे उनका पतन और भी तीव्रता से होने लग गया। संक्षेप में अगर कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल का एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बना ली थी और क्या नाम है निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए इसे एक औपनिवेशिक बाजार के रूप में तैयार कर लिया था। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार ने कच्चे माल के लिए भारत का एक तरीके से शोषण किया और बनी हुई वस्तुओं को बेचने के लिए भी भारत का इन्होंने शोषण किया। भारत में ही ये दोनों चीज़ें करते थे, कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और वहाँ से बना हुआ माल लाकर भारत में बेचा करते थे। बाकी अन्य देशों से भी इन्होंने धीरे धीरे फिर वैश्वीकरण करना शुरू कर दिया। आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास का तात्पर्य है कि ब्रिटिश राज में भारत में आधुनिक उद्योग का विकास बहुत ही निराशाजनक रहा था। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में ही आधुनिक उद्योग का उत्थान किया गया था, यानी कि आधुनिक उद्योगों को लगाया गया था। तो इसके संदर्भ में 3 बातें हैं। पहला, निजी उद्यमों द्वारा कुछ उद्योगों को स्थापित किया गया। इसमें लोहा एवं इस्पात के उद्यम जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापित की गई थी सन 1907 में और चीनी सीमेंट तथा कागज़ बनाने की कुछ मिलें भी स्थापित की गई थी। यानी कि हमारे पास उस समय जो उद्योग के नाम पे कुछ मिलें या कुछ कंपनियां थीं वो यही थी, टाटा आयरन स्टील कंपनियां और लोहा इस्पात, चीनी तथा सीमेंट की तथा कागज़ बनाने की मिलें हमारे पास उस समय उद्योगों में थी। इसके अलावा हमारे पास और उद्योगों का विकास बहुत ही कम मात्रा में किया गया था क्योंकि उस समय हमारे पर ब्रिटिश शासन था। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व भर में औद्योगिक वस्तुओं की दुर्लभता के कारण इन उद्योगों की स्थापना की गई थी। जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके तहत हमारे पास जो वस्तुएं थी, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं की कमी हो गई थी। तो उन वस्तुओं की कमी के कारण इन उद्योगों का निर्माण किया गया ताकि दुर्लभता का सामना किया जा सके। अब जो आधुनिक उद्योग का विकास किया गया था वो क्या था? कह रहा है कि आधुनिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य की भागीदारी बहुत सीमित थी। केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित थे जिसके द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार के विस्तृत होने की आशा थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ उन्हीं उद्योगों का निर्माण किया था जिससे उनका बाजार और ज़्यादा फैल सके और ज़्यादा बढ़ सके। जैसे रेलवे और उत्पादन शक्ति का मतलब हो गया जैसे बिजली वगैरह का उत्पादन करना, ठीक है। बंदरगाहों का विकास करना, संचार के साधन का मतलब होता है कम्युनिकेशन की स्किल, जैसे कि बात की जा सके ऐसा कोई माध्यम जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे स्थान तक बात की जा सके। तो इस प्रकार के प्लांट लगाना। उच्च गुणवत्ता से उपयुक्त पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग,
स्थापित नहीं किए गए थे उस समय। जो था उस समय उच्च गुणवत्ता से उपयुक्त पूंजीगत वस्तु बनाने वाले उद्योग स्थापित नहीं गए थे। अभी होते क्या हैं, ये पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग क्या होते हैं? पूंजीगत वस्तु बनाने वाले उद्योग होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि सांचा या डाई या किसी मशीन का निर्माण करना जिससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। जैसे आपने देखा है कि प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं, कैन बनती है या खिलौने बनते हैं, तो इनके लिए एक डाई या सांचा होता है या एक मशीन होती है जो इनका निर्माण कर रही होती है। तो उन मशीनों का जिनसे ये खिलौने या डाई बन रहे हैं ना, जिनसे खिलौने या बोतलें या कैन वगैरह बनती हैं, तो इन मशीनों का निर्माण करना, तो इन मशीनों का भी निर्माण किया जाता है। लोहे को काट के तराशा जाता है और फिर उनसे एक डाई या सांचा बनाया जाता है। उसके थ्रू फिर ये खिलौने या प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। तो उन मशीनों का निर्माण उस समय नहीं किया गया था। तो जिस कारण हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, यानी कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण अच्छा नहीं था उस समय। अब संक्षेप में कहा जा रहा है, संक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र के 4 मुख्य विशेषताएं हैं जिसके कारण क्या था, ये पिछड़ा हुआ था। तो इस जिसके कारण ये पिछड़ा हुआ था उसके 4 मुख्य विशेषताएं। पहला है, हस्तशिल्प उद्योग को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रणालीगत तरीके से नष्ट कर दिया गया था और ऐसा मुख्य रूप से राज्य के विभेद मूलक प्रशुल्क नीति के कारण हुआ था। कह रहे हैं कि जो हस्तशिल्पकार हैं, हस्तशिल्पकार का उद्योगों का धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया था। कैसे नष्ट किया गया था? नष्ट इस तरीके से किया गया था, विभेदक मूलक नीति अपनाकर। विभेदक मूलक नीति क्या होती है? विभेदक मूलक नीति वही जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से कच्चा माल निःशुल्क ले जाते थे और वहाँ से आयात अगर करते थे तो भी क्या होता था, सॉरी निर्यात भी कर रहे थे तो भी क्या, कच्चा बना हुआ माल अगर लेके भी आते हमारे देश में तो उस पर भी कोई शुल्क नहीं ऐड करते थे। तो जिसकी वजह से उनकी वस्तुएं सस्ती हो जाती थी और हमारी वस्तुओं पर टैक्स लग जाता था। तो टैक्स यानी लगान लग जाने के कारण वो वस्तुएं महंगी हो जाती थी। तो जिस वजह से हमारी वस्तुएं भारत में अलोकप्रिय होने लगी और उनकी वस्तुओं का लोकप्रियता बढ़ने लगी। तो इस वजह से हमारे जो हस्तशिल्पकार थे वो उनका पतन हो गया, यानी कि वो ख़त्म होने लग गए। आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक विकास, यह केवल सिर्फ रेलवे के विस्तार तक ही सीमित था। अब जो आधुनिक उद्योग था इसका विकास कहाँ तक हुआ? सिर्फ रेलवे के विकास तक, यानी कि रेल ले आए बस हो गया। तो रेल क्यों लेकर आए थे? तो रेल ब्रिटिश सरकार इसलिए लेकर आई थी ताकि वो अपने उत्पादों को भारतीय बाज़ारों में आसानी से बड़ी मात्रा में ला के बेच सके। तो इसलिए रेल लेकर आई थी, ना कि हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक है। अगला टॉपिक है पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग। पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग लगभग अनुपस्थित था। अब पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि औजार, जैसे अगर आप एक मैकेनिक हैं तो आपके लिए औजार क्या होने चाहिए? छेनी, हथौड़ा, ठीक है, आपका ये पाना, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या आपकी क्या होती हैं? औजार होती हैं। यानी कि एक मैकेनिक जब काम करता है तो उसके हाथ में जो औजार होते हैं उन्हीं को पूंजीगत वस्तु कहा जाता है, क्योंकि वो उन वस्तुओं से और पैसे कमाता है। जैसे एक सिलाई मशीन की बात करें तो सिलाई मशीन एक क्या नाम है, दर्जी के लिए पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि वो सिलाई मशीन पे जो इन्वेस्ट करता है तो इसलिए करता है ताकि उस मशीन से कपड़े सिल कर वो पैसे कमा सके। ठीक है। तो उस मशीन से वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, कपड़ों का निर्माण हो रहा है। तो जो कपड़ों का निर्माण हो रहा है वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे वो मशीन पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। तो उस समय हमारे यहाँ पूंजीगत वस्तुओं की अनुपस्थिति थी, यानी कि पूंजीगत वस्तुएं हमारे पास थी ही नहीं उस समय। ठीक है। जबकि भारत के परंपरागत उद्योग नष्ट हो रहे थे। अब परंपरागत उद्योग कौन से थे? हस्तशिल्प उद्योग। जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? नष्ट हो रहे थे। और आधुनिक उद्योग अभी आरंभिक अवस्था में थे। आरंभिक अवस्था का मतलब कि अभी शुरुआत की जा रही थी आधुनिक उद्योगों की स्थापना करने की। तो इसलिए इस कारण हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कैसे थी? पिछड़ी हुई थी। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को ये चीज़ दर्शाती है। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा 5वां टॉपिक, इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारा विदेशी व्यापार कैसा था? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारा विदेशी व्यापार तो एक तरीके से नष्ट हो रहा था, ख़राब हो रहा था। लेकिन उससे पहले कैसा था उसके बारे में सुनते हैं एक बार। कहा जा रहा है प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारत को उच्च स्थान प्राप्त था। यानी कि भारत को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था विदेशी व्यापार के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे हस्तशिल्पकार थे वो विश्व भर में प्रसिद्ध थे। किंतु भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप इनका अंत हो गया। यानी कि जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन हुआ वैसे ही इनका अंत हो गया। यानी कि इनके जो वस्तुएं थी वो विदेशों में बिकना बंद हो गई। क्यों बिकना बंद हो गई? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि हमारी चीज़ों की कीमत बढ़ा दी गई थी, इसलिए। भारत में भारत में तैयार वस्तुएं जैसे
बारीक कपास, रेशम, लोहे की बनी वस्तुएं, लकड़ी की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की कम तथा मूल्यवान रत्न के निर्यातक के रूप में जाना जाता था। यानी कि जो भारत था वो लकड़ी से बनी वस्तुएं और लोहे से बनी वस्तुएं, बारीक कपास से बनी वस्तुएं तथा हाथी दांत के मूल्यवान रत्न के निर्यातक के रूप में जाना जाता था। यानी कि यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वस्तुएं ले जाते थे या फिर हम बेचा करते थे। किंतु ब्रिटिश ब्रिटिश ने भारत को कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा तैयार वस्तुओं का आयातक बना दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या करा? ब्रिटिश सरकार ने इस हमारी अर्थव्यवस्था से कच्चा माल ले जाने का एक शुद्ध निर्यातक बना लेने कि यहाँ से वो कच्चा माल ले जाता था। कच्चे माल का उसका सबसे बड़ा स्रोत भारत ही था। और तैयार माल की जो वहाँ से तैयार माल बनता था उस तैयार माल को भी भारत में सबसे ज़्यादा वो आयात किया करते थे। यानी कि भारत में ज़्यादातर बेचा करते थे। अब ऐसा ऐसा ब्रिटिश सरकार के विभेद मूलक व्यापार नीति के कारण ऐसा हुआ था। तो विभेद मूलक व्यापार नीति क्या है, ये मैंने आपको समझाया कि क्या होता है। ये होता है वही कि अपनी वस्तु की कीमत कम करना। यानी कि जब उनकी वस्तुओं पर, कच्चे माल पर कोई कर नहीं लग रहा और बने हुए वस्तुओं पर भी कोई कर नहीं लग रहा, तो उनकी वस्तुएं क्या हो जाती थी? सस्ती हो जाती थी। और हमारी वस्तुओं पर टैक्स लगने के कारण वो वस्तुएं महंगी हो जाती थी, जिस कारण हमारी वस्तुओं का लोकप्रियता समाप्त हो गई। आज भी आप जानते हैं, अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं तो आपके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। उस टैक्स को हम अपनी विक्रय मूल्य में ऐड कर लिया करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर ये टैक्स हटा दिया जाए तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि कीमत कम हो जाएंगी। तो इसमें आगे हमारा टॉपिक है कि विदेशी व्यापार था कैसा हमारा ब्रिटिश शासन में। तो प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक एवं तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक। मतलब आप समझिएगा होगे कि प्राथमिक उत्पाद का मतलब हो गया कि ब्रिटिश सरकार यहाँ से कच्चा माल बड़ी ही मात्रा में ले जाती थी और बना हुआ माल बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ के बेचती थी। तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो शुद्ध माल का मुख्य निर्यातक बन गया था और निर्मित वस्तुओं का शुद्ध आयातक बन गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शोषण के कारण भारत से कच्चा माल तथा प्राथमिक वस्तुओं जैसे कच्चा रेशम, कपास, ऊन, पटसन, नील, चीनी इत्यादि का शुद्ध निर्यातक बन गया था। यानी कि यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या होती थी? ब्रिटिश सरकार ले जाती थी यहाँ से। ठीक है। दूसरी ओर यह ब्रिटेन उद्योगों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक बन गया। जैसे सूती तथा रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, इनका ये आयातक बन गया और ये इसमें अन्य की आयतों में ये चीज़ें शामिल की जाती थी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में उत्पादित अनेक प्रकार की पूंजीगत वस्तुएं भी हमारे यहाँ आयातों के रूप में गिनी जाती थी। अब पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। पूंजीगत वस्तुओं के एग्जाम्पल के लिए आप मशीनें कह सकते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं, या मोटा सा एग्जाम्पल दो तो सिलाई मशीन हो गई, ये पूंजीगत वस्तु है। तो इस तरीके की वस्तुएं क्या हो गई? हमारे यहाँ आयात में गिनने लगी। यानी कि हम जो भारत में इस तरीके की मशीनों का धीरे धीरे आयात होने लग गया। अब अगला पॉइंट हमारा भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण। अब भारत का जो विदेशी व्यापार था उसमें एकाधिकारी नियंत्रण था। एकाधिकारी नियंत्रण किसका था? ब्रिटिश सरकार का। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को कच्चा माल बड़ी ही कम कीमत में प्राप्त हो जाता था और जो वो वस्तुएं बना के लाती थी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था, जिस कारण से उनकी वस्तुएं बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती थी और इसलिए उनका जो विदेशी व्यापार था वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुका था। और जो हमारे यहाँ शिल्पकार थे वो तो धीरे धीरे उनका पतन हो गया था, वो नष्ट हो चुके थे। तो भारत में या अन्य देशों में जो व्यापार बढ़ रहा था वो ब्रिटिश सरकार का बढ़ रहा था, ना कि भारत का। यहाँ पे एक बात की जा रही है कि भारत के 50% से अधिक निर्यात तथा आयात अब केवल भारत तथा ब्रिटेन के बीच सीमित रह गए। यानी कि 50% से ज़्यादा निर्यात और आयात भारत और ब्रिटेन के बीच में होता था। और भारत जो था वो भारत सिर्फ ब्रिटेन के लिए, यानी ब्रिटिश सरकार के लिए, यानी इंग्लैंड के लिए एक तरीके से क्या बन गया? एक कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक बन गया और बने हुए माल का शुद्ध आयातक बन गया, बस। तो हमारा विदेशी व्यापार एक तरीके से नष्ट हो चुका था। अगला जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, इसमें कहा गया है कि व्यापार में अधिक्य परंतु केवल अंग्रेज़ों के लाभ के लिए। अब व्यापार में अधिक्य का मतलब होता है ज़्यादा होना, यानी व्यापार बढ़ना।
तो व्यापार तो बढ़ा, लेकिन किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज़ों को इससे ज़्यादा लाभ होता था, ना कि भारतीय लोगों को। ठीक है, तो व्यापार अंग्रेज़ी सरकारों का बढ़ा, क्योंकि आपको बताया गया कि कच्चा माल उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता था और बनी हुई वस्तुओं के लिए हम आयातक हो चुके थे। तो इसलिए व्यापार तो अंग्रेज़ी सरकार का बढ़ा, लेकिन फ़ायदा भी अंग्रेज़ी सरकार का हुआ, ना कि भारत का हुआ। और इसमें एक अधिशेष की बात की जाती है, व्यापार शेष क्या होता है? व्यापार शेष का मतलब होता है बच्चों कि व्यापार शेष उसे कहते हैं जब आप दो देशों के बीच में कोई व्यापार कर रहे होते हो। जैसे सपोज़ करो कि मैंने अमेरिका से कोई सामान ख़रीदा, तो भारत ने अमेरिका से कोई सामान ख़रीदा, भारत ने अमेरिका से 1 लाख रुपए का सामान ख़रीदा और अमेरिका को 50,000 का सामान बेच दिया। ठीक है, यानी कि भारत ने अमेरिका से 1 लाख रुपए का सामान ख़रीदा और अमेरिका को 50,000 का सामान बेच दिया। तो अभी भी अमेरिका जो है वो भारत से 50,000 लेने का अधिकारी है। तो ये जो 50,000 बच गए, ये अधिशेष कहलाएगा, यानी कि व्यापार शेष कहलाएगा। तो जो व्यापार शेष है, इस व्यापार शेष के तहत या तो अमेरिका हमसे सामान ले ले या फिर हमसे वो पैसे ले ले। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं व्यापार शेष। तो इस व्यापार शेष का भी अंग्रेज़ी सरकार ने भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया। जो भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच में व्यापार शेष हुआ करता था, वो ये कहता था कि मैं आपके लिए जितने भी लड़ाई लड़ूंगा या फिर आपके लिए मैं जो भी प्रशासनिक खर्चे कर रहा हूँ, वो सारे के सारे खर्चे उस व्यापार शेष के द्वारा शोध कर दिए जाएंगे। सो गाइज, अब हमारा जो टॉपिक है वो छठा टॉपिक है। छठा टॉपिक ये कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जनांकीय रूपरेखा कैसी थी। जनांकीय रूपरेखा का मतलब होता है हमारा जीवन प्रत्याशा कैसा था, जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार का था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचे थे, लगभग 48 तथा 40 प्रति हज़ार थे। यानी कि जन्म लेने 1,000 पे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जन्म दर जो था वो और मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी उच्च थे। जन्म दर 48 था और मृत्यु दर 40 था प्रति हज़ार पे। तो उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर की अवस्था देश में पाई जाने वाली व्यवस्था व्यापक निर्धनता के कारण होता था। कह रहे हैं कि उस समय जो हमारा जन्म दर बढ़ा हुआ था और जब मृत्यु दर भी बढ़ा हुआ था, तो वो क्यों बढ़ा हुआ था? इसका रीज़न ये था कि उच्च निर्धनता और अशिक्षा के कारण, घोर अशिक्षा के कारण हमारे यहाँ मृत्यु दर और जन्म दर क्या था? ज़्यादा था। और निर्धनता के कारण भी क्या था? मृत्यु दर और जन्म दर ज़्यादा था। क्योंकि हमारे पास, अब देखो, मृत्यु दर ज़्यादा क्यों था? मृत्यु दर ज़्यादा इसलिए था क्योंकि हमारे पास अच्छे क्या नाम है, एक तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास नहीं उपलब्ध थी। अगर किसी को कोई बीमारी या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसका उपचार होने के लिए कोई हमारे पास दवाइयाँ या औद्योगिक जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह उसमें मौजूद नहीं थे, तो जिस वजह से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? कह रहा है शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर को कहते हैं। यानी कि एक साल से कम वर्ष वाले एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चे अगर मर जाते हैं, तो उनकी मृत्यु दर को ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो इसको मापते कैसे हैं? कह रहा है कि बहुत ऊँची, उस समय ये बहुत ऊँची थी और इसको मापते ऐसे हम, यह लगभग 218 प्रति हज़ार थी। यानी कि 218 बच्चे मर जाते थे प्रति हज़ार जन्मे बच्चों के ऊपर। अगर 1,000 बच्चे इस वर्ष में जन्म ले रहे हैं, तो उनमें से 218 बच्चे मर जाते थे। इसकी तुलना में वर्तमान में यह है 34 प्रति हज़ार हो चुके हैं। यानी कि अब, पहले तो 218 थी, लेकिन अब कितने हो गए? 1,000 पे 34 बच्चे आज ही मर जाते हैं। पहले 1,000 पे 218 बच्चे मर जाते थे पूरे वर्ष में। तो पूरे वर्ष की काउंटिंग हमें अभी भी बता रहा है। अभी जो है ये दर कम हो चुकी है। क्यों कम हो गई? क्योंकि अब हमारे पास वेंटिलेटर जैसी मशीनें आ चुकी हैं, आईसीयू उपलब्ध हो चुका है हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब शिशु जन्म लेता है, तो उस समय अगर उसे कोई गंभीर बीमारी या कोई दिक्कत या कोई परेशानी है, तो उसके लिए हमारे पास अब स्वास्थ्य सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो इसलिए हमारा शिशु मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गया है। और निर्धनता की मात्रा तो अभी है, लेकिन कम मात्रा में है, इसलिए शिशु मृत्यु दर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जीवन प्रत्याश की बात करें ना, जीवन प्रत्याश क्या होता है? जीवन प्रत्याश का मतलब होता है कि व्यक्ति औसतन कितना जीता है। वैसे एक व्यक्ति का औसतन जीवन कितना है, इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याश। तो केवल 32 वर्ष होती थी, यानी कि पहले के लोग कितना 32 वर्ष ही जीते थे, जबकि अब वर्तमान में बढ़कर 68 यानी कि 68 वर्ष हो चुका है। यानी कि 68 वर्ष तक व्यक्ति जी जाता है।
अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो 100 साल तक लोग जी रहे हैं, तो वो कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। ज़्यादातर केसों की जो बात करी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि 32 वर्ष तक पहले लोग जिया करते थे, लेकिन अब उनकी एज बढ़कर 68 वर्ष हो गई, यानी कि ज़्यादातर लोग अब 68 वर्ष तक जीते हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हो कि अब हमारे पास बड़ी बड़ी महामारी या फिर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज हमारे पास इस समय संभव हो जाता है। जैसे टीबी, प्लेग, इस तरीके की बीमारी, HIV एड्स, इस तरीके की बीमारी का इलाज अब संभव है। अगर आपको ये पहली स्टेज में मालूम पड़ जाए तो इनका इलाज संभव हो जाता है, यानी कि इनका इलाज हो सकता है, जिससे हमारा जीवन बच जाता है। पहले के समय में अगर किसी को कोई लाइलाज बीमारी हो गई या कोई किसी को गंभीर बीमारी हो गई, जैसे टीबी हो गया, हैजा हो गया, कैंसर हो गया, इस प्रकार की कोई बीमारी हो जाती थी तो उस समय कोई दवाई या कोई जड़ी बूटी उपलब्ध न होने के कारण उन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। उन्हें बहुत दिनों बाद इसके बारे में पता लगता था। आज के टाइम पे तो हम तुरंत शरीर की जांच कराते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है। तो इसलिए जीवन प्रत्याशा पहले की तुलना में अब बढ़ चुका है, जो कि पहले कम था। साक्षरता दर की बात करेंगे। साक्षरता दर जो है वो लिटरेसी जो रेट है हमारा वो बहुत कम था पहले, यानी कि पहले बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। साक्षरता दर जो है वो पहले लगभग 16% ही थी, और यह भी सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी है। यानी कि एक समाज सामाजिक तथा को आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शा रहा है, मतलब कि वहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं। स्त्रियों की जो पढ़े लिखे की जो संख्या थी वो कितनी थी? स्त्रियों की पढ़े लिखे की संख्या थी उस समय केवल 7%, यानी कि कुल 7% ही महिलाएं उस समय पढ़ी हुई मानी जाती थी, यानी कि पढ़ी लिखी थी। 100 में से सात महिलाएं, और 16% का मतलब हो गया 100 में से 16 व्यक्ति पढ़े लिखे थे उस समय। क्योंकि उस ज़माने में लिंग भेद ज़्यादा पाया जाता था, यानी कि महिलाओं को कम, पुरुषों को ज़्यादा पढ़ाने की प्रेरणा दी जाती थी। इसके बाद है जनांकीय परिवर्तन। तो जो जनांकीय परिवर्तन है ये आपका पूरा डेटाबेस है। आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं अपने बुक में, ठीक है। आपसे पढ़ें, जहाँ आपको दिक्कत है आप उनसे पूछ सकते हैं। मे बी कि आपको ज़्यादातर आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा डेटाबेस है, आपको दिखा देना, देखो पूरा डेटाबेस है। आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला तो जो हमारा टॉपिक है वो है 7वां टॉपिक है आपका यहाँ पे स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा। स्वतंत्रता के समय हमारा व्यावसायिक ढांचा कैसा था, तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 42 मिनट की हो चुकी है। तो ये स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा हमारा कैसा था, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत आ रही है, या आपको मेरी वॉइस समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपको मेरी चीज़ें समझने में नहीं आती, या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसको आगे सुधार सकूं और आपके लिए बेटर से बेटर, यानी कि अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद, शुक्रिया।